गोवा के उच्चतर शिक्षा निदेशालय के द्वारा प्रकल्पित इस शैक्षणिक कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत। ये सत्र विद्यार्थियों के लिए रखा गया है। पांचवा सत्र है और इस सत्र का मुख्य शीर्षक है आधुनिक काल की पूर्व पीठिका, जिसके तहत मैं नव जागरण और राजनीतिक परिवेश पर आपके सामने बात करूंगा। तो इस कार्यक्रम की या कह लीजिए इस सत्र की जो प्रमुख रूपरेखा है वह नवजागरण से तात्पर्य क्या है। हम पहले नवजागरण के अर्थ को भली बात ही समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इस मॉड्यूल के तहत राजनीतिक परिवेश पर बात करेंगे। नवजागरण विद्यार्थियों, इतिहास के परिवर्तन की अपनी एक गति, अपने कुछ नियम, अपने कुछ शर्तें होती हैं। और जब हम भारत में नवजागरण की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि अंग्रेज़ों का आगमन इसका प्रमुख कारण बनता हुआ नज़र आता है। जब भारत में अंग्रेज़ आते हैं तो इससे बहुत पहले ही ब्रिटेन में नवजागरण आ चुका था। वहाँ पर औद्योगिक क्रांति अपनी शुरुआत कर चुकी थी और जब भारत में अंग्रेज़ आते हैं तो उसका प्रभाव वो लेकर आते हैं और यहाँ पर भी वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यदि आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि यदि अंग्रेज़ नहीं आते तो भारत में नवजागरण कब होता, तो कहना चाहिए कि इतिहास की प्रक्रिया के तहत ये कभी न कभी तो होना ही था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया, इसलिए हमें उनके अवदान को मानना ही चाहिए। नवजागरण को अन्य दूसरे नामों से भी जाना गया, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। नवजागरण को परिवर्तन काल कहा गया, नवजागरण को विकास काल कहा गया, पुनर्जागरण काल कहा गया। और हम देखते हैं कि इन नामों में, इन शीर्षकों में सत्यांश छिपा हुआ है। ये परिवर्तन काल था ही था। इसे आधुनिक काल भी अगर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, हालांकि इसे आधुनिक काल कहा ही गया है। विकास काल और पुनर्जागरण, दो बातों पर हम या दो शीर्षकों पर हम ज़्यादा जोर डालते हैं, पुनर्जागरण काल और आधुनिक काल। तो किन संदर्भों में, किन वजहों से ये आधुनिक काल साबित होता है और किन संदर्भों में हम इसे पुनर्जागरण काल कह सकते हैं। तो आधुनिक काल के संदर्भ में कहना चाहिए कि ये जो काल है नवजागरण का, पूरी तरह से मध्यकाल से एकदम कटकर एकदम नए परिवेश में, नए समय में प्रवेश करता है, इसलिए आधुनिक काल है। इस पर ज़रा विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। और जब हम इसे पुनर्जागरण काल कहते हैं तो प्रश्न उठता है कि ये जो पुनर्जागरण हुआ यानी फिर से जागरण हुआ है, तो फिर हम पहली बार कब जागे थे। तो इस नाम में कहीं ना कहीं वैदिक समय का संकेत है। वैदिक समय में भारत पूरी तरह से जागा हुआ था। भारतीय दर्शन ने, भारतीय ज्ञान विज्ञान ने, भारतीय भौतिकी ने, भारतीय आयुर्वेद ने उस समय आकाश को छुआ था। और उसके बाद लंबे समय तक, जहाँ तक खोजों की बात है, आविष्कारों की बात है, नए चिंतन की बात है, हम कहीं ना कहीं पिछड़ते चले गए। और इसके बाद फिर अंग्रेज़ों के आगमन के साथ फिर भारत करवट लेता हुआ नज़र आता है, इसलिए हम इसे पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं। पुनर्जागरण को और बेहतर ढंग से समझने के लिए और ज़रा गहराई में उतरने के लिए हम दो बिंदुओं पर ज़रा बात करेंगे। स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है ही, यह लौकिक दृष्टिकोण और मध्यकाल से भिन्नता। यह लौकिक दृष्टिकोण का मतलब है जो अंग्रेज़ लेकर आए, उसका अर्थ है कि अंग्रेज़ों का जो जीवन के प्रति सोचने का नज़रिया था वो काफ़ी भौतिक था। वे वर्तमान जीवन को, यथार्थ जीवन को, वास्तविक जीवन को ज़्यादा महत्व देते थे, ना कि ऐसे विचारधारा को जो वैज्ञानिक नहीं है, जो प्रामाणिक नहीं है। और जब हम इस पर बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। जब हम पूर्व स्थितियों को देखते हैं अंग्रेज़ों के आने से पहले की, तो हम पाते हैं कि भारतीय जीवन और भारतीय काव्य पर, दोनों पर ही जो है ईश्वर और धर्म का, दर्शन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा असर है और ये रीतिकाल तक चला आता है। और जब ईश्वर और धर्म की बात करते हैं तो ईश्वर और धर्म से जुड़ी अनेक अवधारणाएं अपने आप चली आती हैं। बात यदि हम पाप और पुण्य की करें, बात स्वर्ग नरक की करें, बात हम पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की करें, प्रारब्ध की करें, भाग्यवाद की करें, ज्योतिष की करें, तो ये इन सारी की सारी चीज़ों में भारतीय चिंतन और भारतीय का इस ढंग से उलझा हुआ था कि कहीं ना कहीं भी हमें बाहर आने का अवसर नहीं मिल रहा था। और जब अंग्रेज अपनी विचारधारा लेकर आते हैं, अंग्रेजी के माध्यम से, अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से, हम उनमें नीत्शे का नाम देखते हैं, उनमें कार्ल मार्क्स का नाम देखते हैं, फ्रायड का नाम देखते हैं, सार्थ का नाम देखते हैं। तो ये सारी की सारी विचारधाराएँ इहलौकिक यानी
वर्तमान जीवन से और वास्तविक जीवन से जुड़ी विचारधाराएं हैं। और इनमें से यदि हम कार्ल मार्क्स की विचारधारा को देखें, हम लोग नीत्शे की विचारधारा को देखें, तो ये बिल्कुल नास्तिक विचारधाराएं थी। इन विचारधाराओं का भारतीय जनमानस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि भारतीय चिंतन, भारतीय बुद्धिजीवी एकदम जो है स्तब्ध हो उठा, एकदम उनकी विचारधारा जड़ से हिल गई। और इसका प्रभाव ये हुआ हमारे भारतीय मानस पर कि हम ईश्वर को लेकर, धर्म को लेकर और जीवन को लेकर ज़्यादा संतुलित हो गए। हमने पूरा अपनी ही जड़ों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, लेकिन हम सोचने के लिए मजबूर हो गए कि जिस पथ पर हम लोग अब तक चलते आ रहे थे वो कितना सही है और हमारा वो कितना कल्याण कर सकता है। तो ये पूर्व स्थितियाँ थी। और इसके बाद जब पाश्चात्य प्रभाव आया तो फिर हम निश्चित ही अपने आप को नए परिवेश में जो है पाते हैं। और एक आश्चर्य भर उठता है हमें कि इन बातों पर जो ज़्यादा वैज्ञानिक हैं, जो ज़्यादा वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे कल्याण की है, इन पर हमने कभी गौर ही नहीं किया। और जब बात आती है दूसरे बिंदु की, मध्यकाल से भिन्नता, तो ये हम इस बिंदु को जो है साहित्य से जोड़कर देख रहे हैं। तो मध्यकालीन कविता की यदि बात करें तो हमें जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 200 वर्षों तक इस देश में केवल और केवल श्रृंगारिक कविता ही होती रही। और श्रृंगार में भी क्या संयोग और वियोग, और ब्रजभाषा में कविता होती रही। सो ये एक जो 200 वर्षों तक कविता का, और खासकर ये दरबारी कविता है, दरबार में लिखी गई कविता है, दरबारियों को और राजा को प्रसन्न करने के लिए लिखी गई कविता है, जिसमें आम जनजीवन कहीं पर भी सामने नहीं आ पाता, मुखर नहीं हो पाता। आम जनजीवन की कोई जीवन झांकी हमें इसमें नहीं मिलती। तो इस परंपरा का टूटना, इस काव्य शैली का टूटना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गया था, अविसंभावी हो गया था। और इसमें निश्चित ही नई परिस्थितियाँ हमारी मदद की। अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए। हम उनको ज़रा सा अलग रूप में आगे चलकर देखेंगे दूसरे मॉड्यूल्स वगैरह में भी। तो जब अंग्रेज आए तो भिन्न साहित्य का उद्भव होते हम यहाँ पर देखते हैं। रीतिकाल तक हमारे पास जिसे हम साहित्य कहते हैं वो कविता के रूप में है। हमारे पास गद्य उपलब्ध नहीं था, गद्य की अनुपस्थिति थी। हम लोग ब्रजभाषा में कविता कर रहे थे। खड़ी बोली का विकास हुआ तो वो अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ, आधुनिक काल में हुआ। और साहित्य के जितनी विविध विधाएँ थी, विविध रूप थे, वो सारे के सारे इस दौर में हमको देखने को मिलते हैं। लोक चेतस साहित्य हो गया। पहले कविता दरबारी कविता थी। अब चूँकि दरबार नष्ट हो गए हैं, अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके राजाओं के राज्यों को हड़प लिया है, तो न अब राज्य बचे हैं, न दरबार बचा है, और न ही कवि को आश्रय बचा है। तो निश्चित तौर पर ही कवि को सड़क पर आना पड़ा, कवि को जीवन में आना पड़ा। और यही वजह है कि साहित्य अब लोक चेतस होने, कवि की आँखें खुल गई और साहित्य को अब लोक चेतस होना पड़ा। और इसी लोक चेतस में से जो है राष्ट्रीय चेतना पनपती हुई नज़र आती है। तो ये दो प्रमुख बिंदु हैं जिनके तहत हम लोग नवजागरण को देख सकते हैं। अब हम इसी सत्र के दूसरे पहलू पर आते हैं, राजनीतिक परिवेश पर। तो हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 में हुई थी। और एक विशेषाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई ब्रिटेन से भारत के लिए कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जो है भारत से व्यापार करने का अधिकार मिलेगा। और जब वो आते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। और एक शून्य को यहाँ पर, राजनीतिक शून्य, क्योंकि सब राजा आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एकता नहीं है, एक झंडा नहीं है। तो फिर उन्हें मौका मिला और पहली बार 1757 प्लासी के युद्ध में उन्हें वे पहले आर्थिक शक्ति थी और अब उन्हें जो है आर्थिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति के में बदलने का अवसर मिला। और बंगाल में जो प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, उसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और एक प्रकार से जो आर्थिक शक्ति थी वो राजनीतिक शक्ति में बदलती हुई नज़र आती है। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ जो शाह आलम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, जिसमें शाह आलम हार गया। बहुत महत्वपूर्ण जो तिथि हमारे सामने आ रही है 1765 की हम देखते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स या लगान वसूल करने का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया। पहले उनका दायरा जो था वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ था। अब ये दायरा पूरे भारत में फैलता हुआ नजर आता है। खासकर ये जो 3 राज्य हैं जो उस समय बहुत बड़े राज्य हुआ करते थे, अब तो इनका विभाजन हो गया है।
तो उन राज्यों से उन्हें लगान वसूल करने का प्राप्त हो गया। तो एक प्रकार से भारत के संदर्भ में वो महा आर्थिक शक्ति के रूप में बदलते हुए नजर आते हैं। उसके बाद फिर 1803 में उन्होंने जो है दक्षिण में मराठों को हराया। 1845 और 49 में उन्होंने 2 युद्ध सिखों से उत्तर भारत में लड़े। और ये जो अंतिम 2 शक्तियाँ थी मुगल काल के बाद, यानी दक्षिण में मराठे और उत्तर में सिख, ये लोग भी एक प्रकार से क्षेत्रीय शक्ति थे। ये राष्ट्रीय शक्ति बन सकते थे, लेकिन इन्होंने वो प्रयास नहीं किए। आपसी कलह में ये लोग भी छिन्न भिन्न हो गए और इनकी जो रही सही शक्ति थी वो समाप्त कर दी अंग्रेज़ों ने। और हम जब 1857 में आते हैं तो स्वाधीनता संग्राम में हम कदम रखते हैं और हम कह सकते हैं कि पूरे 100 वर्ष ब्रिटिश इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिए। लॉर्ड क्लाइव ने उसकी बुनियाद डाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उसे एक बहुत व्यवस्थित रूप दिया और लॉर्ड वेल्जली ने उसे सर्वोच्च रूप दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग नहीं बिल्कुल 100 वर्ष लगे भारत में इस अंग्रेजी राज्य को स्थापित करने के लिए। धन्यवाद।